नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 5.3 के बारे में। जैसा कि आपको जानकारी है कि प्रश्न संख्या 12 तक हम पिछले वीडियोज में बात कर चुके हैं। आज हम प्रश्न संख्या 13 से बात करने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न संख्या 13 क्या है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले तो ये समझना है कि गुणज किसको कहा जाता है, गुणज क्या है, किसके गुणज की बात कर रहे हैं, 8 के। तो जिसमें 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, या अपन यूं कहें कि जिन जिन संख्याओं में 8 का भाग जाएगा वो सब 8 के गुणज हैं। प्रथम का मतलब शुरुआत से। तो सबसे पहली संख्या 8 है जिसमें 8 का भाग जाता है। उसके बाद में 16, उसके बाद में 24, ऐसे ही 32, ऐसे चलते रहेंगी। तो ये जो संख्या मैंने लिखी है ये 8 के गुणज है। क्यों है गुणज? क्योंकि इन सभी संख्याओं में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो जिन संख्याओं में 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा वो 8 के गुणज है। ठीक है। प्रथम का मतलब है स्टार्ट से, शुरुआत से। तो सबसे पहला 8 का गुणज है, 8 ही होता है। और इसने देखो यहां बोला 15 गुणज। देखो ये कौन सा है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। कह रहा है ऐसे ही 15 गुणज ज्ञात करेंगे तो 15 पद हो जाएंगे। कितने पद हो जाएंगे? 15। दोबारा सुनो, ये पहला पद है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। ऐसे ही अपन 15 गुणज लिखेंगे तो टोटल पदों की संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। भाई अपन 15 गुणज लिख रहे हैं तो टोटल पदों की संख्या कितनी हो गई? 15। इसलिए मैंने लिख दिया 15 पदों तक। तो ये आपकी एक एपी बन गई। इस एपी में हमारे पास में ए है, ए का मान 8, डी का मान सूत्र A2 - A1 होता है, A2 का मान 16, A1 का मान 8, तो ये 8 हो गया। पदों तक इसके पहले जो संख्या बोली गई है, कितने गुणज बताए? 15। तो टोटल पद 15 होंगे, इसलिए n का मान है, n का मान 15। और योग पूछा है, इसका मतलब सूत्र लगेगा Sn का। लेकिन छोटा या बड़ा कौन सा ठीक रहेगा, कौन से सूत्र से इसका रिजल्ट हमें मिलेगा, उसका पता यहाँ से चलेगा। हमारे पास में एंड है। क्या है भाई? एंड। किसको बोल रहा हूँ मैं? एंड। AND को। किसको? AN और D। जब A का मान, N का मान और D का मान है, इसका मतलब एंड है। और एंड है तो सूत्र लगेगा बड़े वाला, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। तो इसमें जहाँ जहाँ n दिखाई दे रहा है वहाँ 15 लिखना है। तो ये हो गया S 15 बराबर n की जगह 15, 15/2, फिर 2 गुणा A का मान 8 प्लस n का मान 15, 15 - 1 गुणा D का मान यहाँ पर है 8। और अब इसको आप आराम से हल कर दो। 15/2 ऐसा कैसा। फिर देखिए 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 16 प्लस 15 में से 1 घटाएंगे 14। 14 को यदि अपन 8 से गुणा करेंगे तो 112 आ जाएगा। कितना आएगा? 112 है। 15/2, 15/2 क्या कि यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 128। 2 का भाग यहाँ जाएगा, 12 में जाएगा 6 बार, 8 में जाएगा 4 बार। तो यहाँ 64 है, यहाँ 15। 15 और 64 को गुणा कर दो। 15 × 4 = 60 और 15 × 6 = 90, 90 × 6 = 96। तो 8 के प्रथम 15 गुणज जो होंगे और उनका योग है वो 960 होगा। ऐसे योग ज्ञात किया जाएगा। और अब देखिए प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या जो 14 है, इसको भी आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि मेन बात है प्रश्न को समझना कि प्रश्न में वो क्या कहना चाह रहा है। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। 0 और 50 के बीच की
विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग कितना है, ज्ञात करवा रहा है नहीं है, पूछा जा रहा है कि योग ज्ञात कीजिए। ये आपका 14 का प्रश्न है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो योग तो हम ज्ञात कर लेंगे, पहले ये समझना है कि 0 और 50 के बीच में कौन कौन सी विषम संख्याएं होंगी। हमें पता है कि 0 के बाद में सबसे पहली विषम संख्या 1 होगी, 1 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, फिर 9, 11 ऐसे चलते रहेंगी। ऐसे ही 50 तक अपन पहुंचेंगे तो इससे पहले जो विषम संख्या आएगी वो 49 आएगी। कितनी आएगी, 49। तो ये एक एपी बन गई। क्या बन गई, एपी, क्योंकि इनके बीच का अंतर बराबर चल रहा है। यहाँ देखो 1 और 3 के बीच का 2 अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, तो 2 का अंतर चल रहा है। अंतर भले चाहे कितने का भी हो लेकिन बराबर होना चाहिए, इसका मतलब ये एपी बन गई। एक बार फिर समझ लो, 0 और 50 के बीच में कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं उनको लिख लो, 1, 3, 5, 7। सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना वक्त नहीं है। यदि अपन सब संख्याओं को लिख करके फिर काम करेंगे तो काफ़ी समय बर्बाद हो जाएगा हमारा। अंतिम विषम संख्या कौन सी है 50 तक पहुँचते पहुँचते, 49। तो ये एक एपी बन गई। इस एपी से हमें क्या क्या मिलेगा वो देखो। एक तो ए का मान मिल जाएगा 1, प्रथम पद ए होता है। फिर डी का सूत्र है a2 - a1, a2 3 है, a2 का मतलब दूसरा पद, a1 का मतलब पहला पद। तो ये हो गया 3 - 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2। यहाँ ये जो 49 लिखा हुआ है ये इस एपी का लास्ट का पद है, और लास्ट का जो पद होता है उसको आप an भी लिख सकते हो या l या an, एक ही बात है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि 1 से 49 तक आपने जितनी भी संख्याएं आप लिखी है यहाँ पर, 1 से 49 तक कुल कितनी संख्याएं हो गई आपको सबको पता है। जैसे 1 से 50 तक 50 संख्याएं हैं, जब हम तो 1 से चल रहे हैं, 1 से 50 तक 50 संख्याएं हैं जिसमें आधी सम होती है आधी विषम होती है। हम तो 0 से 50 तक बात कर रहे हैं। 0 तो न तो सम होती है न विषम होती है, अपन बोलते हैं, ठीक है। अपन तो 1 से बात कर रहे हैं। जब 1 की बात करते हैं तो 1 है वो विषम है, फिर सम आएगा, फिर विषम आएगा। तो 1 से 50 तक यदि अपन चल रहे हैं तो आधी सम है आधी विषम है, तो टोटल 50 संख्याएं थी तो उसमें 25 सम हो गई, 25 विषम हो गई। तो टोटल ये संख्याएं जो है टोटल वो कितनी हो गई, 25। इसका मतलब n का मान यहाँ 25 है, ठीक है। और अब SN का सूत्र लगा दो, योग पूछा है तो यदि आपके पास में L का मान है तो आप छोटे वाला सूत्र लगा सकते हो। जहाँ जहाँ n है वहाँ तो लिख दो 25। n का मान ये रहा 25, 25/2। a ये रहा। L कौन होता है, जो an होता है वही L होता है। लास्ट का जो पद होता है ना यहाँ पर वही L होता है और उसी को an बोला जाता है। तो ये हो गया 49। 25/2 गुणा 1 और ये जुड़ेगा तो ये 50। 2 का भाग जब 50 में जाएगा 25, और 25 को 25 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 625। तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग इतना हो जाएगा। अतः 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग कितना होगा, 625। तो ये प्रश्न बड़ा आसान है, कोई कठिन नहीं है, लेकिन प्रश्न को समझना ज़रूरी था कि 0 से 50 के बीच में कौन कौन विषम संख्याएं होंगी। पहला पद डी का मान पता चल गया, ए का पता चल गया। अंतिम पद होता है वो an भी होता है, वो l भी होता है, तो दोनों ही हमने लिख दिए। फिर ये होता है जैसे मान लीजिए मैं 1 से 10 तक संख्या लिखूं कंटिन्यू, तो टोटल संख्याएं 10 हो गई। उसमें आधी सम होती है आधी विषम होती है। यदि आपने 0 से 50 तक संख्याएं विषम संख्याएं लिखी है तो 0 से 50 तक आधी सम संख्याएं होंगी आधी विषम होंगी। तो
अपन सम विषम की बात 1 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए 1 से 50 तक यदि अपन चलें, आधी सम और आधी विषम, तो 25-25 हो गए ना। तो 25 संख्याएं होंगी ये टोटल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो n का मान 25 हो गया। अब यदि l का मान आपके पास में है और योग ज्ञात करना, तो छोटे वाला सूत्र लगा दिया करो। छोटे वाले सूत्र से रिजल्ट है वो फास्ट आता है। अब कोई विद्यार्थी ये सोच रहा है सर मान लो हमें याद नहीं आए कि मैं छोटे वाला लगाऊं या बड़े वाला लगाऊं, तो यदि आपने बड़े वाला लगा दिया तो भी हो जाएगा, क्योंकि बड़े वाले सूत्र के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एंड की, एंड का मतलब होता है ए, एन और डी का मान। तो ए का मान भी हमारे पास है, एन का मान भी है और डी का मान भी है। तो बड़े वाले सूत्र से यदि कोई विद्यार्थी इसको हल करेगा तो उसका उत्तर भी 625 आ जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 15। का जो प्रश्न है वो एक बार अपन लिख लेते हैं, फिर उसको समझेंगे कि क्या क्या बताया गया है। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को एक निश्चित तिथि से बाद एक कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार से है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। इत्यादि का मतलब इसी प्रकार आप देख रहे हैं, जैसे पहले दिन 200 बताया, दूसरे दिन 250 रुपये, इसका मतलब 50 रुपये बढ़ रहे हैं। अब तीसरे दिन 50 रुपये और बढ़ जाएंगे तो 300 हो जाएगा। अब चौथे दिन यदि बात कर रहा है तो 50 रुपये और बढ़ जाएंगे, 350 हो जाएंगे। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी? कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में
30 दिन का विलंब कर देता है, 30 दिन का विलंब कर देता है। पर्सन का फॉर्मेट थोड़ा बड़ा है, लेकिन समझने के बाद ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा। ये तो क्या इसकी भाषा है, तो भाषा में तो लिखने में इतना बड़ा हो जाता है। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, कि जैसे कोई भी किसी काम का निर्माण कार्य किया जाता है, उसका ठेका लिया जाता है, एक निश्चित तिथि से बाद एक कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार से है। यहाँ तक क्या कह रहा है, जैसे मान लो कोई भी कार्य किया जाता है, उसका किसी ने ठेका ले लिया, ये उसको एक टाइम दिया जाता है निश्चित कि इस तिथि तक तेरे को काम करना है। वो एक निश्चित तिथि हो गई। तिथि का मतलब दिनांक, तारीख। यदि उस तारीख के बाद में वो काम करता रहता है तो उसको जुर्माना लगाया जाता है। एक दिन लेट करता है तो पहले दिन का जुर्माना 200 रुपये है, दूसरे दिन के लिए उसको 250 रुपये देने पड़ते हैं, तीसरे दिन के लिए उसको 300 रुपये देने पड़ते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। तो इससे एक एपी बनेगी। एपी कैसे बनेगी देखिए, पहले दिन का जुर्माना 200 रुपये बताया, तो यहाँ सीधा सीधा लिख दो 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300। अब हम समझ गए ये पहले दिन का है, पहले दिन का जुर्माना, दूसरे दिन का जुर्माना और तीसरे दिन का जुर्माना। कितने दिन विलंब, विलंब का मतलब देरी, कितने दिन देर कर देता है वो 30 दिन। इसका मतलब 30 दिन का जुर्माना लगेगा। तो ये हो गया 30 पदों तक। 30 पदों तक क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये पहले दिन का है, तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो 30 दिन लेट करेगा तो 30 पद आएंगे। ये तो पहले दिन का हो गया, दूसरे दिन का, ये तीसरे दिन का। कितने दिन लेट कर रहा है, 30 दिन लेट कर रहा है। तो जब अपन ऐसी संख्याएं 30 बार लिखेंगे तो टोटल पद कितने होंगे, 30 ही होंगे। बस यही है। तो यहाँ ए का मान आपके पास में है 200, यहाँ से डी का मान निकाला जा सकता है A2 - A1 से। A2 - A1 बराबर 250 - 200, तो ये हो गया 50 रुपये। और पदों तक यहाँ जो संख्या दी गई है ये n का मान है, n का मान हो गया 30। इसने पूछा हमसे क्या है कि एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, तो कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी। पहले दिन उसको 200 रुपये देने पड़ेंगे, दूसरे दिन के उसको 250, तीसरे दिन के 300, ऐसे करके उसको कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी। कुल का मतलब योग करना है। तो SN का सूत्र लगा दो, SN बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। और यहाँ आप देख रहे हैं कि n, a और d सब मान हमारे पास में है, तो ये मान रख दो आप यहाँ। n की जगह तो लिख दो 30, तो ये हो गया S 30, ये हो गया 30/2, 2 गुणा a का मान 200, n का मान 30, तो 30 - 1 गुणा 50। 30 में 2 का भाग जाता है, तो ये तो हो जाएगा 15, फिर गुणा 2 को जब 200 से गुणा करेंगे ये हो गया 400, प्लस 30 में से घटाएंगे 29, और 29 को फिर 50 से गुणा करना है, तो 29 को 50 से गुणा करोगे तो 1450 आएंगे। कितने आ जाएंगे, 1450। इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हो गया 1850। फिर 15 को इससे गुणा करेंगे तो 0 तो ऐसा कैसा हो जाएगा, 15 को 5 से गुणा कर दो, 15 5 75 हासिल 7, 15 8 120 और 7 127 हासिल 12, 15 कम 15 और 12 27। तो उसको कुल इतने रुपए चुकाने पड़ेंगे जुर्माने के। तो ये पर्सन, देखो रिजल्ट कितना आसान है, रिजल्ट में कोई समस्या नहीं आई। समझना ये था कि एक एपी बनेगी और एपी तो इनसे बन जाएगी। यहाँ पर 30 दिन बोलने का मतलब है ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरे दिन का जुर्माना है। तो ऐसे उसको 30 दिन का जुर्माना देना पड़ेगा। तो टोटल पदों की संख्या कितनी हो गई, 30 हो गई। यहाँ से ए मिलेगा, डी मिलेगा, एन मिलेगा, फिर तो सबका योग करना है, योग के लिए सूत्र लगाना है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इसमें योग का नाम तो आया ही नहीं है। भाई योग का नाम तो नहीं आया, लेकिन इसने ये कहा है
कि जुर्माने के रूप में कितनी राशि देनी पड़ेगी। पहले दिन उसको इतने रुपए देने पड़ रहे हैं, दूसरे दिन का जुर्माना ये है, तीसरे दिन का जुर्माना ये है। तो जब वो लास्ट में जुर्माना पूरा का पूरा लेगा तो इनको सबको जोड़ के लेगा, और जोड़ेगा इसका मतलब योग हो गया। तो ये तो बात हमें समझनी पड़ेगी ना। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आगे हो जाएगा। ऐसे ही अब हमें प्रश्न संख्या 16 है, इसकी बात करते हैं। प्रश्न संख्या 16 का जो फॉर्मेट है वो भी थोड़ा सा लिखने में बड़ा होगा, लेकिन समझने के बाद उत्तर बड़ा आसान है। देखिए, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को किसी स्कूल के विद्यार्थियों को समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अब एक बार प्रश्न को हम अच्छे से पढ़ते हैं, फिर समझेंगे। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। कि जैसे कोई स्कूल है, उसके विद्यार्थियों के द्वारा स्कूल में जो भी गतिविधि की जाती है उसके लिए 7 पुरस्कार दिए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि पुरस्कारों की संख्या है कितनी, पुरस्कारों की संख्या कितनी है, कुल पुरस्कार कितने हैं, 7 है। और कुल राशि है 700 रुपये। तो अपने को इन दोनों से ये समझना है कि 7 क्या है और ये 700 क्या है। देखो, टोटल 7 पुरस्कार दिए जाएंगे। जैसे पहला पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 पुरस्कार दिए जाएंगे। तो अपन पहले पुरस्कार की राशि लिखेंगे, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवें, छठे, सातवें, 7 पुरस्कारों की राशि लिखेंगे। तो वो एक एपी जो बनेगी उसमें 7 पद हो जाएंगे, क्योंकि 7 पुरस्कार हैं तो 7 ही पद होंगे। तो ये जो 7 है ये आपका क्या हो गया, n का मान, ये है पदों की संख्या। और कुल राशि का मतलब होता है योग, ये योग है, कुल का मतलब योग होता है, आप सब जानते हो। तो ये जो 700 रुपये दिए गए हैं ये अपने को योग दिया गया, और आप पता है योग हमेशा SN होता है, तो ये SN का मान हो गया।
आगे कह रहा है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, जैसे पहला जो पुरस्कार है वो मान लीजिए कितना भी है, लेकिन बाद वाले जितने भी पुरस्कार होंगे वो 20-20 रुपये कम होते जाएंगे। सबको पता है कि पहला पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, बाद वाले पुरस्कार वो छोटे होते जाते हैं। तो पहले पुरस्कार के बाद धीरे 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 20-20 रुपये कम हो रहे हैं। इसका मतलब है प्रत्येक 2-2 पुरस्कारों के बीच में कितने का अंतर चल रहा है? 20 रुपये का। और अंतर का मतलब डी होता है। अंतर का मतलब क्या होता है? डी। तो ये 20 रुपये जो है वो डी का मान है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये 20 रुपये कम होते जा रहे हैं, और कम का मतलब होता है घाटा। कम का मतलब होता है घाटा, इसलिए माइनस लगा देना यहाँ। जब भी प्रत्येक पुरस्कार राशि कम हो रही है, इसका मतलब डी का मान है वो माइनस पे होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अब कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ पर जिसका भी मान आपके पास में है उसका मान आप रख दो, SN का सूत्र लगा दो, बाकी जो पूछा गया वो सब आपको मिल जाएंगे। तो देखिए SN का फॉर्मूला ये होता है, SN बराबर n/2 2a + n-1 × d। जहाँ SN लिखा हुआ है उसका मान तो 700 दिया गया है, तो इस SN की जगह तो 700 लिख दो, ये आपका सूत्र है। इस SN की जगह तो लिख दो 700, और जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ लिख देना 7। तो SN का मान तो सीधा सीधा दे दिया आपको 700, n का मान है 7, तो ये हो जाएगा 7/2। फिर आगे है 2a, a का मान है ही नहीं, a नहीं है यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है। n का मान तो 7 है, तो ये हो जाएगा 7 - 1 गुणा d। d का मान माइनस में 20 है, तो इसको ब्रैकेट में लिख देना। इधर एक बार 700 को ऐसा कैसा लिखो, ये हो गया 7/2, ये 2a प्लस 7 में से 1 घटेगा 6 गुणा -20, फिर ये हो गया 700 बराबर 7/2 2a। इन दोनों संख्याओं को हम गुणा करेंगे क्योंकि ये गुणा हो रहा है, लेकिन गुणा करने से पहले ध्यान देना यहाँ माइनस आ रहा है, तो पहले ये माइनस इस प्लस से गुणा होकर के माइनस बनाएगा, और फिर 6 से गुणा होगा तो ये बनेगा 120। 700 बराबर 7/2, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन इसलिए ले रहे हैं ताकि ये बटे से 2 कट जाए, तो ये हो गया a - 60, क्योंकि हमने यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ a बचेगा, और यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो इसमें 2 का भाग लग जाएगा। ये 2 से 2 कट गया। ये जो 7 है वो इसके गुणा में आ रहा है। गुणा में जो भी संख्या होती है उसको सामने वाली संख्या के बटे में लिख सकते हैं, तो ये हो गया 700/7। यहाँ जो 7 बचा वो इसके गुणा में है, देखो ये गुणा लगा हुआ है, 7 इसके साथ गुणा है, तो गुणा में जो भी संख्या आती है उसको सरल करेंगे तो उसको वहाँ से हटा करके सामने वाली संख्या के बटे में लिख देंगे। इधर बच गए a - 60। अब इस पर्सन से अपने को कोई खास मतलब नहीं है, आगे देखो 700 में जब 7 का भाग जाएगा तो ये तो 100 हो जाएगा, कट रहा है ना, ये सरल हो रहा है, तो ये 100 हो गया। तो यहाँ लिख दो 100 बराबर a - 60। यहाँ पर ऐसी कौन सी राशि है जिसका मान आपको ज्ञात नहीं है? a, तो a का मान यहीं से आएगा। इस 60 का इधर पक्षांतरण कर देना, तो ये 100 तो पहले से था, 60 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर a। अब a का मान आ गया, इन दोनों को सरल करके लिख दो, सरल करेंगे तो 160 बनेगा। a का मतलब हो गया प्रथम पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार की राशि, तो प्रथम पुरस्कार की राशि होगी 160 रुपये, पता चल गया। तो हम अब लिख सकते हैं अतः सभी 7 पुरस्कार, 7 पुरस्कार कितने कितने हो जाएंगे? पहला पुरस्कार 160 रुपये, फिर पर्सन में बोला था कि 20-20 रुपये कम हो रहे हैं, तो इसमें से 20 कम करेंगे तो 140, फिर इसमें से 20 कम करेंगे तो 120, फिर इसमें से 20 कम करेंगे तो 100, यहाँ 20 कम करेंगे तो 80, यहाँ 20 कम करेंगे तो 60,
कितने पुरस्कार बताने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 हो गए। एक और बताना है। 20-20 रुपये कम करते जाओ। ए का मतलब है प्रथम पुरस्कार की राशि 160 रुपये आ गई, तो इन सभी के इतने इतने रुपए होंगे। 7 पुरस्कार ये जो हैं ये इतने रुपए हो जाएंगे। ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 16। ठीक है, तो प्रश्न संख्या जो 16 है इसमें प्रत्येक पुरस्कार का मान पूछा गया था। प्रत्येक पुरस्कार का मान मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके बीच में लेकर के हाजिर होंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।